जय भीम। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला चैनल में आपका स्वागत है। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की टीम की ओर से विनम्र निवेदन, कृपया पूरा वीडियो देखें, लाइक करें। जय भीम दोस्तों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके सामने एक सच्चाई पेश कर रहा हूँ। ये सच्चाई कर्नल पृथ्वी राजकुमार जी की कड़ी मेहनत से सामने आ पाई है कि भारतीय संविधान के असली निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, ना कि सर बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा के 296 मेंबर थे। वे भी राव की तरह ही सभी सलाहकार ही थे। अंतर सिर्फ इतना कह सकते हैं, सर बी.एन. राव प्रमुख है, सलाहकार थे। भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा को दिशा और निर्देश दे दिया था कि किसी मुद्दे या सुझाव पर बहस के बाद किसी की सलाह मानना डॉक्टर अंबेडकर का ही अधिकार रहेगा। इसलिए भारतीय संविधान के असली निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ही कहा जाएगा। कर्नल पृथ्वी राजकुमार ने बाबा साहेब की लिखी किताबों और भाषणों और डॉक्टर एम.एल. सहारे और डॉक्टर नलिनी अनिल जैसे लोगों की लिखी किताबों को पढ़कर सच्चे तथ्य जुटाए हैं। हम आपके सामने सिर्फ वही तथ्य पेश करेंगे। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आओ सुनते हैं वो तथ्य कौन से हैं। भारत का संविधान असल में किसने बनाया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या सर बी.एन. राव ने? एक ऐतिहासिक स्पष्टीकरण। भारत यानी इंडिया 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान के तहत एक स्वतंत्र गणराज्य बना। यह संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय मसौदा समिति द्वारा तैयार किया गया था, जो सबसे पढ़े लिखे और विद्वानों में से एक थे। एम.ए. अर्थशास्त्र के साथ इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, दर्शनशास्त्र और सहायक विषयों के रूप में प्रारंभिक फ्रेंच और जर्मन, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से पीएचडी अर्थशास्त्र, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी अर्थशास्त्र और डीएससी अर्थशास्त्र और बार लॉ, लंदन, और लगभग 300 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा अनुमोदित। यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। 7 सदस्यीय मसौदा समिति के बावजूद यह माना जाता है कि यह ऐतिहासिक दस्तावेज लगभग अकेले डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्हें संविधान के जनक के रूप में पूजा जाता है। उन्हें 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हाल ही में संविधान के मसौदे को तैयार करने में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका के बारे में एक विवाद सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों का दावा है कि प्रारंभिक और अंतिम दोनों मसौदे सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए थे, जिससे डॉक्टर अंबेडकर का योगदान मामूली हो जाता है और उनकी पहचान अनुपातहीन हो जाती है। हालांकि ऐसे दावे स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों के बिल्कुल विपरीत हैं कि भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर न केवल मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, बल्कि भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। विडंबना यह है कि जहां डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का व्यापक रूप से जश्न मनाया जाता है, वहीं सर बी.एन. राव की भूमिका हालांकि महत्वपूर्ण है, फिर भी अधिकांश भारतीयों के लिए अपेक्षाकृत अपरिचित बनी हुई है। प्रसारित हो रही गलतफहमियों को देखते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर फिर से विचार करना, डॉक्टर अंबेडकर और सर बी.एन. राव की संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और अटकलों के बजाय तथ्यों के साथ विवाद को खत्म करना अनिवार्य है। सर बी.एन. राव का जन्म मैंगलोर, कर्नाटक में एक सुशिक्षित और समृद्ध सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मद्रास और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने 1909 में इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन की और बंगाल में कई महत्वपूर्ण कार्यकारी और न्यायिक पदों पर काम किया, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के जज का पद भी शामिल था। ब्रिटिश भारत सरकार के रिफॉर्म्स ऑफिस में उनके कार्यकाल ने उन्हें बड़े संवैधानिक विकासों के करीब ला दिया, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेहनती और व्यवस्थित होने के कारण राव ने एक कुशल प्रशासक, एक जाने माने न्यायविद और एक सम्मानित संवैधानिक विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त की। उनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर (CIE) की उपाधि से सम्मानित किया गया और बाद में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। 1944 में ICS से रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में संवैधानिक सुधारों में सहायता के लिए सरकारी सेवा में लौट आए और बाद में गवर्नर जनरल के कार्यालय में संवैधानिक सुधारों के सचिव के रूप में कार्य किया। जब 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई, तो सर बी.एन. राव को इसका संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने विधानसभा सचिवालय का नेतृत्व किया और विधानसभा की विभिन्न समितियों को महत्वपूर्ण अनुसंधान सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और सूचित सलाह प्रदान की। उनके पर्यवेक्षण में सचिवालय ने 1 दर्जन से अधिक समितियों की रिपोर्ट के आधार पर संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल थीं। यह प्रारंभिक मसौदा विस्तृत जांच, संशोधन और अंतिम मसौदा संविधान तैयार करने के लिए मसौदा समिति को प्रस्तुत किया गया था। सर बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान पूरा होने के बाद राव ने 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और बाद में हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। यह पद उन्होंने 1953 में अपनी मृत्यु तक संभाला। भारत के संविधान निर्माण का एक लंबा और जटिल इतिहास है और इस विकास को समझना उन संवैधानिक विकासों की सराहना करने के लिए आवश्यक है जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के काम में परिणत हुए।
1773 का ब्रिटिश रेगुलेटिंग एक्ट भारत की संवैधानिक यात्रा में पहला बड़ा मील का पत्थर था, जिसके बाद कई एक्ट, चार्टर और सुधार हुए जिन्होंने धीरे धीरे देश के संवैधानिक स्वरूप को आकार दिया। प्रतिनिधि संस्थाओं की नींव 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट से पड़ी और ये बाद के उपायों, खासकर 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट के माध्यम से और मजबूत होने लगी। 1917 के मोंटेग्यू घोषणा के साथ एक निर्णायक सफलता मिली, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार को जिम्मेदार स्वशासन की प्रगतिशील प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध किया। इस घोषणा ने संवैधानिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसने अंततः भारतीय नेतृत्व में पूर्ण पैमाने पर संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत के संवैधानिक विकास में डॉक्टर अंबेडकर की भागीदारी 1919 की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी, जब वे साउथ बोरो फ्रेंचाइज कमेटी के सामने पेश हुए। उन्होंने संवैधानिक सुधारों पर अपने विचारों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया और मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में अन्य अल्पसंख्यकों के लिए प्रस्तावित सुरक्षा के बराबर दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पुरजोर वकालत की। 1919 का भारत सरकार अधिनियम अगला बड़ा मील का पत्थर था और इसने जिम्मेदार स्वशासन की दिशा में भारत की प्रगति की 10 सालाना समीक्षा का प्रावधान किया। इस समीक्षा को करने के लिए 1928 में नियुक्त साइमन कमीशन संविधान निर्माण में एक और महत्वपूर्ण चरण बन गया। हालांकि कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार किया, लेकिन सरकार ने प्रांतीय विधानमंडलों को भारत के भविष्य के संविधान के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करने के लिए समितियां बनाने का निर्देश दिया। बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे प्रांतीय समिति में शामिल किया गया था। अपने सहयोगियों से असहमत होकर उन्होंने एक अलग व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो मात्रा में बड़ी और समिति की आधिकारिक रिपोर्ट की तुलना में तर्क में गहरी थी। एक साझा राष्ट्रीय पहचान पर आधारित एक मजबूत और एकजुट भारत की वकालत करते हुए उन्होंने लिखा, आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता लोगों के बीच सामान्य राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना है कि वे पहले भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। उनके विचारों को साइमन कमीशन की रिपोर्ट में शामिल किया गया, जो संवैधानिक विचार में उनके महत्वपूर्ण प्रारंभिक योगदान को दर्शाता है। 3 गोलमेज सम्मेलन 1930-1932 भारत के संवैधानिक विकास में एक निर्णायक चरण थे और इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। भारत के संवैधानिक भविष्य की योजना बनाने के लिए लंदन में बुलाई गई बैठक में अंबेडकर ने तीनों सेशन में हिस्सा लिया और संवैधानिक मुद्दों की विस्तार से जांच करने के लिए बनाई गई सभी 9 एक्सपर्ट सब कमेटी में काम किया। पहले गोलमेज सम्मेलन में, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, उन्होंने 20 नवंबर 1930 को एक दमदार पहली स्पीच दी, जिसमें उन्होंने भारत के लिए लोकतांत्रिक स्वशासन और मुसलमानों, सिखों, यूरोपियनों और ईसाइयों को दी गई तर्ज पर दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव क्षेत्रों की मांग की। उन्होंने अल्पसंख्यक समिति को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें भविष्य के स्वशासित भारत में उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी राजनीतिक सुरक्षा उपायों की रूपरेखा बताई गई थी। उनकी सोच की स्पष्टता, संवैधानिक सिद्धांतों पर उनकी पकड़ और आम लोगों के कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने ब्रिटिश राजनेताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे उन्हें वैश्विक पहचान मिली। उनकी भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया कि दलित वर्गों की चिंताएं अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में शामिल हों, जिससे यह पता चला कि भारत में उनकी स्थिति कई मायनों में संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों की स्थिति से भी बदतर थी। कांग्रेस पार्टी 1931 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर की दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग का कड़ा विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। उन्होंने पवित्र कुरान की एक प्रति के साथ मुस्लिम प्रतिनिधियों से भी संपर्क किया और उनसे अंबेडकर के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने प्रतिनिधियों से सांप्रदायिक मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार के अंतिम निर्णय को स्वीकार करने का लिखित वादा करने को कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही अल्पसंख्यक समिति को एक अलग ज्ञापन में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार जारी किया, जिसमें दलित वर्गों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। गांधी ने अपने लिखित वादे के बावजूद पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया और अपनी ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू किया। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर को पूना समझौते के लिए मजबूर किया, जिसके दलित वर्गों के लिए लंबे समय तक प्रतिकूल परिणाम हुए। तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 ने सभी 9 उपसमितियों की रिपोर्ट संकलित की, जिससे 1933 में एक श्वेत पत्र और 56 सदस्यों की एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे। 52 गवाहों की उनकी जांच और उनके तीखे हस्तक्षेपों ने समिति के निष्कर्षों को काफी हद तक आकार दिया, जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में परिणत हुआ, जिसने 26 जनवरी 1950 तक भारत के वास्तविक संविधान के रूप में काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रक्रिया के हर चरण में उल्लेखनीय योगदान दिया। अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्रिप्स मिशन था, जो मार्च 1942 में भविष्य के संविधान और स्वशासन के ढांचे पर बातचीत करने के लिए भारत आया था। डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 3 साल के भीतर भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की गारंटी देने का आग्रह किया गया था।
हालांकि क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस, मुस्लिम लीग और डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इस योजना को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे दलित वर्गों के साथ एक गंभीर विश्वासघात के रूप में देखा, क्योंकि इसने उन्हें हिंदू बहुसंख्यक नियंत्रण से बांध दिया और उन्हें उनके प्राचीन अतीत के अंधेरे में वापस धकेलने की धमकी दी। वायसराय की कार्यकारी परिषद 1942 से 46 के श्रम सदस्य मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संवैधानिक दर्शन को ठोस कार्रवाई में बदल दिया। उन्होंने महिलाओं, मजदूरों और दलित वर्गों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम किया और उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई कानूनी और नीतिगत कदम उठाए। श्रम, सिंचाई, बिजली और सीपीडब्ल्यूडी के प्रभारी मंत्री के रूप में उन्होंने दामोदर घाटी, सोन, महानदी, हीराकुंड और भाखड़ा जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शुरू करके और पावर ग्रिड सिस्टम शुरू करके भारत के भविष्य के औद्योगिक और कृषि विकास की नींव रखी। 6 क्रिप्स मिशन के बाद लॉर्ड वेवेल ने एक राजनीतिक समाधान खोजने की कोशिश की, इस बात पर जोर देते हुए कि भारत की पूरी आजादी के लिए एक ऐसा संविधान जरूरी है जो सभी प्रमुख राजनीतिक समूहों को मंजूर हो। डॉक्टर अंबेडकर ने एक संसदीय प्रणाली का प्रस्ताव दिया जिसमें केंद्र और प्रांतों में कार्यपालिका में बहुमत और अल्पसंख्यक दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व संवैधानिक रूप से तय अनुपात में होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री और सामान्य समुदाय के मंत्रियों का चुनाव पूरी विधायिका द्वारा किया जाए, जबकि अल्पसंख्यक मंत्रियों का चुनाव उनके अपने समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए, और इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जातियों को एक अलग राष्ट्रीय समूह के रूप में मान्यता दी जाए और उन्हें अलग निर्वाचक मंडल का अधिकार मिले। हालांकि वेवेल योजना 1945 विभिन्न राजनीतिक कारणों से विफल रही। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रकाशन कम्युनल डेडलॉक एंड ए वे टू सॉल्व इट के माध्यम से संवैधानिक गतिरोध को हल करने और सांप्रदायिक समस्या को संबोधित करने के लिए एक वैकल्पिक खाका प्रस्तुत किया। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट हेटली ने औपचारिक रूप से भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता दी और जल्द ही संवैधानिक मुद्दे को हल करने के लिए कैबिनेट मिशन आया। 5 अप्रैल 1946 को डॉक्टर अंबेडकर ने भविष्य के संविधान पर अपने विचारों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया और मिशन के सदस्यों और अन्य नेताओं के साथ बैठकों और पत्राचार में उन्हें व्यक्त किया। कैबिनेट मिशन ने अंततः एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया, जिसके सदस्यों को नवगठित प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अगस्त 1946 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों में डॉक्टर अंबेडकर एक सीट हासिल करने में असमर्थ रहे, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा में उनके प्रवेश का पुरजोर विरोध किया। उनके करीबी सहयोगी जोगेंद्र नाथ मंडल, जो जेसोर, खुलना, बंगाल से चुने गए थे, ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपनी सामान्य सीट खाली कर दी, जिन्होंने मंडल, नामा शूद्रो, मुस्लिम लीग और कई अनुसूचित जाति कांग्रेस सदस्यों के समर्थन से उपचुनाव जीता। संविधान सभा का गठन अंततः 296 सदस्यों के साथ किया गया, जिनमें से कांग्रेस के पास 208 सीटें थी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन मुस्लिम लीग और भारतीय रियासतें इससे दूर रही। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 3 दिन बाद कांग्रेस सदस्य एम.आर. जयकर ने एक संशोधन पेश किया, जिसमें मुस्लिम लीग और भारतीय रियासतों को संविधान निर्माण के मूलभूत कार्य में शामिल होने की अनुमति देने के लिए इसे स्थगित करने की मांग की गई थी। उनके प्रस्ताव से सदन में तनाव पैदा हो गया और उन्हें एक बाधा डालने वाले के रूप में परेशान किया गया। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अप्रत्याशित रूप से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कांग्रेस और उसके नेताओं के साथ मतभेदों के बावजूद 17 दिसंबर को संशोधन पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि कांग्रेस सदस्य उनका विरोध करने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए तैयार थे, अंबेडकर ने संशोधन का समर्थन किया, ये तर्क देते हुए कि सच्ची राजनेता के लिए राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए रियायतें देना आवश्यक है। उन्होंने बहुमत से पार्टी की प्रतिष्ठा से ऊपर उठने का आग्रह किया, ये घोषणा करते हुए कि जब किसी राष्ट्र के भाग्य का फैसला किया जा रहा हो तो व्यक्तिगत या पार्टी की गरिमा का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनकी शक्तिशाली और तर्कपूर्ण अपील ने उनके आलोचकों को भी जीत लिया और सदन ने तालियों के साथ इसे स्वीकार कर लिया, जिससे नेहरू के प्रस्ताव को अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया। संविधान सभा ने कई समितियां बनाई और डॉक्टर अंबेडकर ने सलाहकार, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, संविधान और झंडा उपसमितियों सहित प्रमुख निकायों में काम किया। 15 मार्च 1947 को उन्होंने मौलिक अधिकार समिति को संवैधानिक अनुच्छेदों के रूप में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसे बाद में राज्य और अल्पसंख्यक के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसने प्रभावी रूप से भारत के संयुक्त राज्य का संविधान शीर्षक से एक मसौदा संविधान बनाया, जिसमें उनके सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक दृष्टिकोण की रूपरेखा थी। उन्होंने उत्पादकता और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए
राज्य नियोजित आर्थिक विकास की वकालत की। जातिगत भेदभाव के बिना सामूहिक खेतों के माध्यम से चलाए जाने वाले राज्य उद्योग के रूप में कृषि का प्रस्ताव रखा, जिससे जमींदारों और भूमिहीन मजदूरों को खत्म किया जा सके, और ये माना कि एक व्यक्ति एक मूल्य पर आधारित सच्चा लोकतंत्र आर्थिक जीवन के पुनर्गठन के लिए आवश्यक है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति केवल भौतिक आवश्यकताओं से परे गरिमा के साथ जीवन जी सके। अंबेडकर के प्रयासों और बड़े सामाजिक दबावों से प्रभावित होकर संविधान सभा ने 29 अप्रैल 1947 को अस्पृश्यता को समाप्त घोषित कर दिया और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को अपराध घोषित कर दिया। झंडा समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को भी आकार दिया। विशेष रूप से गांधीवादी चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को अपनाने और अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने में योगदान दिया। 1947 में बंगाल के विभाजन के बाद अंबेडकर का जेसोर खुलना निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिससे उन्हें संविधान सभा से इस्तीफा देना पड़ा। संविधान निर्माण में उनकी अपरिहार्य भूमिका को पहचानते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने उनके अमूल्य कार्य की प्रशंसा करते हुए तत्काल उनके पुनर्निर्वाचन की मांग की। कांग्रेस, जिसने पहले उनके प्रवेश का विरोध किया था, ने उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुना और वो जोरदार तालियों के साथ विधानसभा में लौटे, जो उनकी बढ़ती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतीक था। ब्रिटिश संसद ने 15 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिससे भारत 15 अगस्त को और पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। संविधान सभा, जिसमें अब 299 सदस्य थे, एक खंडित भारत के लिए एक संप्रभु निकाय बन गई। अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में शामिल हुए। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय मसौदा समिति, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.ए. मुशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सर बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान, बाद में उनकी जगह टी.टी. कृष्ण अमाचारी आय, को रफ ड्राफ्ट की जांच करने और आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया। अंबेडकर को सर्वसम्मति से चेयरमैन चुना गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 30 अगस्त 1947 को अपना काम शुरू किया और 13 फरवरी 1948 तक 141 बैठकों में अंबेडकर के सीधे नेतृत्व में रफ ड्राफ्ट को एक नए संवैधानिक दस्तावेज में बदला, जिन्होंने खराब सेहत के बावजूद दिन रात काम किया। 315 आर्टिकल और 8 शेड्यूल वाला नया ड्राफ्ट 21 फरवरी 1948 को जमा किया गया और जनता की राय के लिए बांटा गया। सुझावों को शामिल करते हुए अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को असेंबली में अपडेटेड वर्जन पेश किया। अपने ऐतिहासिक भाषण में ड्राफ्ट पेश करते हुए अंबेडकर ने समझाया कि कमेटी का काम असेंबली के फैसलों और, जहां जरूरी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर संविधान बनाना था। उन्होंने इसकी फिलॉसफी और विशेषताओं को साफ तौर पर बताया। गलतफहमी से होने वाली आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा, कोई भी संविधान परफेक्ट नहीं होता, ये काम करने लायक, लचीला और देश को एक साथ रखने के लिए काफी मजबूत है। अगर कुछ गलत होता है तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, हमें यह कहना होगा कि इंसान बुरा था। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी ने असेंबली में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। शायद सदन को पता है कि आपके द्वारा नॉमिनेट किए गए 7 सदस्यों में से एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह दूसरे को लाया गया। एक की मौत हो गई और उनकी जगह किसी को नहीं लाया गया। एक अमेरिका में थे और उनकी जगह खाली रही, और एक और व्यक्ति राज्य के मामलों में व्यस्त थे और उस हद तक एक खालीपन था। 1 या 2 लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य कारणों से वे शामिल नहीं हो पाए। इसलिए आखिरकार इस संविधान का ड्राफ्ट बनाने का बोझ डॉक्टर अंबेडकर पर आ गया। हम इस काम को इस तरह से पूरा करने के लिए उनके आभारी हैं, जो निस्संदेह तारीफ के काबिल है। बाद में अंबेडकर की भूमिका को कम करने की कोशिशों को उन्होंने 1951 के बॉम्बे भाषण और 1954 के रंगून भाषण में मजबूती से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि संविधान का ड्राफ्ट बनाने का पूरा बोझ उन पर और कमेटी के सेक्रेटरी पर था, और वो संविधान के निर्माता थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उनकी डॉक्टर ऑफ लॉज LL.D. डिग्री के साथ दिए गए प्रशस्ति पत्र में उन्हें औपचारिक रूप से भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में मान्यता दी गई। ड्राफ्ट को असेंबली में व्यापक रूप से सराहा गया, जिसमें सभी पक्षों के सदस्यों ने अंबेडकर के साफ और शानदार प्रस्तुतिकरण की तारीफ की। हालांकि कुछ लोगों ने टेक्स्ट के कुछ पहलुओं की आलोचना की, लेकिन भारी सराहना ने उनके बड़े योगदान की गवाही दी। दूसरी रीडिंग क्लॉज द क्लॉज विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली। प्रस्तावित 7,635 संशोधनों में से 2,473 पेश किए गए। डॉक्टर अंबेडकर ने सैकड़ों सवालों के जवाब दिए, कानूनी जटिलताओं और हर प्रावधान के पीछे के तर्क को स्पष्ट किया। उनका अधिकार ऐसा था कि वाइस प्रेसिडेंट ने 15 नवंबर 1948 को फैसला सुनाया कि उनके जवाब के बाद कोई और चर्चा नहीं होगी। आखिरकार केवल वही संशोधन अपनाए गए जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया था। तीसरी रीडिंग में डॉक्टर अंबेडकर की शानदार उपलब्धि के लिए दिल खोलकर तारीफें की गईं। एक के बाद एक वक्ताओं ने संविधान का मसौदा तैयार करने में उनके बेजोड़ नेतृत्व और योगदान को स्वीकार किया। पंडित ठाकुरदास ने उनकी कानूनी समझ और अथक मेहनत की तारीफ की।
श्याम नंदन सहाय ने उन्हें हमारे महान संविधान का महान वास्तुकार कहा और आरवी धुलेकर ने कहा कि उनके काम का वर्णन करने के लिए हक्यूलियन शब्द भी नाकाफी है। ऐसी कई तारीफें रिकॉर्ड में दर्ज हैं। 25 नवंबर 1949 को अंतिम ड्राफ्ट पेश करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के दर्शन और विजन को बताते हुए एक ऐतिहासिक भाषण दिया। 17 असेंबली के काम पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 3 सालों में इसने 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने 141 दिनों तक काम करके एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो 315 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों से बढ़कर 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों का हो गया। आलोचकों को जवाब देते हुए उन्होंने उन लोगों की जरूरी भूमिका पर जोर दिया जो संविधान पर काम करेंगे। संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो वह जरूर बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह अच्छा साबित हो सकता है। देश के भविष्य के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने चेतावनी दी, जाति और धर्म के रूप में हमारे पुराने दुश्मनों के अलावा हमारे पास अलग अलग और विरोधी विचारधाराओं वाली कई राजनीतिक पार्टियां होंगी। अगर पार्टियां देश से ऊपर विचारधारा को रखेंगी तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खो जाए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी आजादी की रक्षा करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए। लोकतंत्र के लिए खतरों के खिलाफ चेतावनी देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने आगाह किया कि राजनीतिक उथल पुथल तानाशाही को जन्म दे सकती है और संवैधानिक तरीकों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भक्ति धर्म में मान्य हो सकती है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा पतन और तानाशाही का रास्ता है। इस बात पर जोर देते हुए कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित सामाजिक लोकतंत्र जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करेगा, जिसमें राजनीतिक समानता होगी लेकिन गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानता होगी। उन्होंने आगाह किया कि जब तक इसका समाधान नहीं होता तब तक उत्पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि हजारों जातियों के बीच सच्ची राष्ट्र भावना असंभव है जो विभाजन को बढ़ावा देती है, और केवल भाईचारा ही भारतीयों को एक लोग एक राष्ट्र के रूप में बांध सकता है, क्योंकि इसके बिना स्वतंत्रता और समानता केवल रंग रोगन बनकर रह जाएंगी। उन्होंने आम जनता के लंबे समय तक बहिष्कार पर जोर दिया, यह देखते हुए कि राजनीतिक सत्ता पर कुछ लोगों का एकाधिकार था, जबकि अब दलित लोग खुद पर शासन करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने चेतावनी दी कि इस आकांक्षा को वर्ग संघर्ष में बदलने नहीं देना चाहिए और लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए उनका समावेश जरूरी था। उन्होंने देश की बुराइयों का सामना करने और उन्हें खत्म करने के लिए सतर्क रहने और दृढ़ संकल्प रखने का आह्वान करते हुए अपनी बात खत्म की, जिसे उन्होंने देश की एकमात्र सच्ची सेवा बताया। डॉक्टर अंबेडकर का ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को आजाद भारत के संविधान के रूप में लंबे समय तक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंजूर और अपनाया गया। असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर को शानदार श्रद्धांजलि देते हुए कार्यवाही समाप्त की और कहा, दिन ब दिन कार्यवाही देखते हुए मैंने महसूस किया है, जैसा कि कोई और नहीं कर सकता था, कि ड्राफ्टिंग कमेटी और खासकर इसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने खराब सेहत के बावजूद कितने दुर्लभ जोश और लगन से काम किया है। तालियां। हम कभी भी ऐसा फैसला नहीं ले सकते थे जो इतना सही हो या हो सकता था, जैसा कि हमने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी में रखकर और उन्हें इसका चेयरमैन बनाकर लिया। उन्होंने न केवल अपने चुनाव को सही साबित किया है, बल्कि उन्होंने जो काम किया है उसमें और भी 4 चांद लगा दिए हैं। ऐतिहासिक सबूतों से इसमें कोई शक नहीं है कि ये डॉक्टर BR अंबेडकर थे, सर BN राव नहीं, जिन्होंने संविधान को उसका अंतिम और स्थायी रूप देने की मुख्य जिम्मेदारी निभाई। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने हर प्रावधान को बहुत ध्यान से आकार दिया, बेजोड़ महारत के साथ असेंबली में ड्राफ्ट को आगे बढ़ाया, जटिल कानूनी और राजनीतिक सवालों के जवाब दिए और हजारों संशोधनों पर फैसला सुनाया। लगभग 3 सालों तक अपनी खराब सेहत की परवाह किए बिना भी उन्होंने देश के सर्वोच्च कानून को बेहतर बनाया और स्थिर किया। असेंबली की कड़ी धारा द्रधारा बहसों के दौरान ये उनकी आवाज, उनका तर्क, उनकी व्याख्याएं और संवैधानिक फैसला ही था जिसे अंतिम माना गया। हर अनुच्छेद पर उनकी बुद्धि और मानवता की अमिट छाप है। ये उनका असाधारण योगदान, उनका नेतृत्व बौद्धिक अधिकार और लोकतांत्रिक और समानतावादी सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ही थी, जिसने संविधान को उस रूप में ढाला जैसा हम आज जानते हैं, जिससे उन्हें पूरी असेंबली का बिना शर्त सम्मान मिला और इतिहास में और लोगों के दिलों में संविधान के जनक के रूप में उनका स्थान अमर हो गया। जय भीम। आपने वीडियो पूरा देखा, धन्यवाद। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।